समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। जब बटे थे तो कटे थे, बटना नहीं है, एकजुट होना है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। योगी ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग जैसा बता दिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जैसे मुस्लिम लीग ने समाज को बांटने का काम किया, वैसे समाजवादी पार्टी आज समाज को बांट रही है। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलनी नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। इससे पहले वाराणसी में सीएम योगी ने अपने विरोधियों पर सियासी वार करते हुए एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए एकजुट होने की बात कही। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा एकता के लिए दिया गया है। कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए, उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। साफ है, उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का ये नारा उपचुनाव में बीजेपी को कितना फायदा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक है। तारिक खान साहब हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फाजिल अहमद जी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जो हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो बांटने का काम मुस्लिम लीग ने किया वही समाजवादी पार्टी कर रही है? ऐसा सीधा आरोप क्यों लगता है आपको? देखिए हिमांशु जी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तो हमेशा याद करना चाहिए, और वो देश मिट जाते हैं जो अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं। इतिहास सबक देने का भी काम करता है, और ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है कि इस देश का विभाजन मुस्लिम लीग की विभाजनकारी कट्टरपंथी बातों के कारण हुआ है। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से विभाजनकारी बातें कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार भड़काऊ बयान देने का काम कर रहे हैं, तो ये उसी मुस्लिम लीग की विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग जिस तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम करती थी, एकजुट रखने के लिए, गोलबंद करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए काम करती थी, आज उसी का वह एक पॉलिटिकल वर्जन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है। और अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को जाति में विभाजित करने का काम करो और मुसलमानों को एकजुट करने का काम करो। ये राजनीति भारत के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक कौन सा ऐसा बयान, मतलब आपको जिस पर आपत्ति लगी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के, कौन सा ऐसा बयान है जिसको आपको लग रहा है कि ये विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं? नहीं, कोई एक बयान नहीं है। आप इनके सारे नारे देखिए ना। ये एमवाई का जो समीकरण गढ़ते रहे हैं, ये पीडीए का जो नारा गढ़ रहे हैं, ये हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करना और मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास नहीं होता है क्या? आप एक नारा कह रहे हैं, इनके नेताओं के सामान्य बयान सुन लीजिए, किसी एक नेता का बयान सुन लीजिए। वो नेता का बयान स्पष्ट तौर पर यह स्थापित करने का काम करता है कि कैसे हिंदुओं के भीतर जाति का विभाजन करो, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटने का प्रयास करो, उसमें भी अगड़ों में भी ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पर बांटने का प्रयास करो, पिछड़ों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में बांटने का प्रयास करो, और कैसे मुसलमानों को हमेशा एकजुट करने के लिए, उनके मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए प्रयास करो। अच्छा, बेसिकली बात यह है, तारिक भाई जरा बताइए, ये कैसी विभाजनकारी नीति आप अपना रहे हैं कि मुस्लिमों को एकजुट करना है और बाकी सारे जितने लोग हैं उन सबको अलग अलग करना है? बताइए तारिक भाई। देखिए, ओबीसी को बांटने के लिए रोहिणी आयोग किसने बनाया? इन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके एससी और एसटी के सब वर्गीकरण में सॉलिसिटर जनरल उसका सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि सरकार इसका सपोर्ट करती है, कौन बांट रहा है? हम किया। बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 पद उनको दिए जाते हैं जिस जाति से योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। कौन बांट रहा है? मैं बांट रहा हूं कि आप बांट रहे हैं? आरक्षण अगर और बांटना सामाजिक समानता की बात करना है तो आप बाबा साहब को भी खंडित कर रहे हैं। आप अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में जातियां नहीं है तो आप उस बाबा साहब के संविधान का खंडन कर रहे हैं जिसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण है। और इसीलिए आप नौकरी ऐसी निकालते हैं जिसमें आप आरक्षण को ब्रेड की तरह खा लें, जैसे आपने 69,000 शिक्षकों का आरक्षण खाया। और जब समाजवादी पार्टी उन पिछड़े दलितों की, जिसको आपने गले में लोटा बंधवाया, जमीन में थुकवाने नहीं देते थे, उनकी जब बात करते हैं तब आप बांटने की बात। दे दो अधिकार उनका, क्यों लैटरल एंट्री लेके आते हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संख्या दलितों और पिछड़ों की, वंचितों की कम है? कर दो समानता, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की राजनीति खत्म, अनंत काल तक रहना सत्ता में। है हिम्मत करने की या इनिशिएटिव लेने की? है हिम्मत? क्यों इस तरीके की असमानता है समाज में? और उसी समानता के लिए बाबा साहब लड़े, उसी असमानता के लिए लोहिया लड़े, नेताजी लड़े। और समाजवादी पार्टी जब तक अस्तित्व में रहेगी तब तक संघर्ष करती रहेगी इस बात के लिए, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। नहीं तो तारिक भाई सुनिए ना, बीजेपी का तो यही कहना है, आप भी तो एक तरफा बात करते हैं, आप भी तो एक तरफा बात करते हैं, आप भी तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप तो मुस्लिम राग अपनाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। पिछड़ा दलित तारिक खान से जरा मेरा सवाल है, पूछ लीजिए तारिक खान से जरा सवाल पूछ लीजिए। देखिए यही तो खासियत है यहाँ पर इस डिबेट की, सब लोग आराम से सवाल पूछते हैं, जवाब भी मिलता है। पूछिए। तारिक खान साहब, ये मुसलमानों के भीतर शेख सैयद पठानी केवल नहीं होते हैं ना, मुसलमानों के भीतर इदरीसी भी हैं, मुसलमानों के भीतर मंसूरी भी हैं,
मुसलमानों के भीतर ये पसमानदा भी हैं। ये मुसलमानों के भीतर जो इतने प्रकार के फिरके हैं, इतने प्रकार के जो अलग अलग विभाजन हैं, ये उस पर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आपको बार बार याद आ जाता है, आप आकर के उदाहरण देने का प्रयास शुरू कर देते हैं कि कैसे हिंदुओं के भीतर जातियां हैं। ये मुसलमानों में जातियों की चर्चा क्यों नहीं करते? मैं उदाहरण देता हूं। संविधान सभा में मुसलमानों को एससी में कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वहां पर यह तर्क दिया गया कि उसमें जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। और 5000 सालों तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म में छुआछूत रहा है। आपने वर्ण व्यवस्था नहीं तो पसमानदा मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिला है क्या? भाई डिस्कस करिए, डिस्कशन करिए। नहीं है, भटियारा है, फकीर है, शाह है, डफली है, नट है, हलाल को यही तो मैंने पूछा। आपने कहा कि भेदभाव नहीं है, लड़की है, रंगरेज है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फाजिल अहमद हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर है। मुसलमानों के भीतर दलित जातियां कहलाती हैं। अच्छा, इन जातियों के हम पानी नहीं पीते हैं, आप इन जातियों के विवाह नहीं करते हैं। बताइए फाजिल अहमद साहब, है कि नहीं है? ये जो जातियां मैंने ये जो बात कही जा रही है सही है कि गलत है? क्यों नहीं सामने चर्चा करने देते हैं? एक सेकंड नहीं हिमांशु भाई, इनको ज्यादा मत बुलवाइए भाई। हाँ। मुझे ये आपत्ति है, बीजेपी प्रवक्ता को एडवांटेज है क्या? नहीं, ऐसा कहा मैंने तो आपकी बात कितनी अच्छे से रखी। अब उनका एक सवाल था, उसका जवाब आपने दिया। अब वहां पर इस्लामिक स्कॉलर है तो उनसे पूछ लेते हैं। मेरा 5 सेकंड का एक सवाल है, बाद में ये जवाब देंगे जब इनका नंबर आएगा। आप दलित और पंडित, दलित और पिछड़ों को कितना पंडितों में आरक्षण, जो कि शास्त्र का काम करते हैं और मंदिरों में पंडित बनते हैं, उनमें कितना आरक्षण देने जा रहे हैं बताइए जरा। और जब तमिलनाडु सरकार ने ऐसा आदेश लेके आया तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि राकेश जी ने जो सवाल उठाया, अब आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति से आने वाले राकेश जी ने जो सवाल उठाया है, अब उस सवाल को आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में क्या भेदभाव नहीं है, जातियों में पसमानदाओं को बराबरी का अधिकार है। यही तो पूछा उन्होंने, क्या कहा? मैं ये मुस्लिम स्कॉलर है ना हमारे साथ में, पूछ लेते और अच्छे से बता सकते फाजिल अहमद भाई, और फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए ना फाजिल अहमद जी, बताइए जो राकेश त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया, क्या वो सही है गलत है? हिमांशु जी सर, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया आजाद भारत में और कहा कि हजारों साल की गुलामी का दस्तावेज है दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, वंचित समाज के लिए। अब हमारे धर्म में हमारे बराबरी है। मस्जिद में नमाज में कोई अलग सफ नहीं होती, बादशाह भी आएगा तो पीछे खड़ा होगा। तो और बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो मुसलमानों की जातियां भी गिनी गई। कोई दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं यूपी में भी गिनवा दीजिए, मुसलमानों की भी जातियां गिनवा दीजिए। मुसलमान भी ओबीसी, एससी, एसटी है, ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान के तौर पर मंडल कमीशन में हमें पिछड़ी जाति में जगह मिली। उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। अरे हम कहां बुराई, हम नहीं, रुकिए, परेशान मत होइए त्रिपाठी जी, आप परेशान मत होइए। अभी हम बता रहे हैं आपको, हम कोई दिक्कत है, आप जाति जनगणना कराइए ना भाई। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कर रहे हैं। और फाजिल अहमद आज आपने स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के भीतर भी एससी हैं, सुन लीजिए, मुसलमानों के भीतर भी दलित हैं। बिल्कुल, इसका कारण हम आपका जो वर्ण व्यवस्था है ना, हम लोग वर्ण व्यवस्था की बुराई क्यों करते हैं? वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम हम भी झेल रहे हैं। आपने जो गुनाह कर रखा है ना, उस गुनाह, उस पाप का भागी हम भी बन जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में जातियां नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर इधर गुनाह हुआ है तो आपने गुनाह को कबूल क्यों किया? सर, जब आदमी रहता है ना, एक दूसरे के समाज में रहता है, एक दूसरे की चीजों को सीखता है। तो जो आपने बस यही सीखा, बाकी कुछ नहीं सीखा? नहीं, बाकी क्या है, 84 के दंगा में नहीं, बाकी आपने कुछ नहीं सीखा, बस यही सीखा आपने? नहीं, 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार किया, यही सीख ले। मणिपुर में फिर अगर आप इतना बैक में जाएंगे तो वो कहां तक बात दौड़ेगी, कहां तक बात पहुंचेगी, फिर शायद उसका जवाब नहीं होगा आपके पास। ये कह रहे हैं कि अछूत इनकी सेवा के लिए बैठता हुआ त्रिपाठी जी की। अगर अरे मेरे को अपना बताइए ना, क्या आपके यहाँ ये सारी चीज नहीं है? अब वही ठीक है, ये पहले कहेंगे कि गोबर फेंको हमारा। चलिए इस बात को माना है, सूर्य प्रकाश जी इस बात को माना है कि है इनके। जो राकेश जी ने सवाल उठाया था उसका जवाब इस तरह से दिया है कि है, हमारी सेवा के लिए पैदा हुए। देखिए लेकिन बात वही है कि समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा कि वो भी मुस्लिम लीग की तरह विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं, फिर बात यहां तक पहुंची है। बिल्कुल, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हिमांशु भाई वो गिनते हैं गुनाह हमारे उंगलियों पर, जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। ये यहां बात कर रहे हैं, जैसे कि राकेश त्रिपाठी जी ने तो दलित जो मुस्लिम हैं उनकी जातियों के कुछ नाम लिए। मैं तीनों वर्ण, मुस्लिम दलित, मुस्लिम जर्नल, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम जो एससी है, तीनों की जातियों के नाम बता देता हूं। मुस्लिम जर्नल
पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, कायस्थ, सैयद, भैसारा और भरसो। मुस्लिम ओबीसी अंसारी, बेहंग, चिकवा, धूनी, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई और कुरैशी। और अब मुस्लिम दलित भटियार, फकीर, शाह, डफली, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बको। जो काम इस्लामिक स्कॉलर को करना था वो सूर्य प्रकाश मैथिल जी कर रहे हैं। अब मजे की बात देखिए, ये सारे मैंने जातियों के नाम बताया, इसमें ये जो जर्नल बैठे हैं ना, आ रहा हूं मैं, फाजिल भाई आ रहा हूं, बीच में मत बोलिए, फाजिल भाई आ रहा हूं। देखिए ये जो समाजवादी पार्टी के जो स्वर्ण मुस्लिम बैठे हुए हैं, जरा इनसे एक बात बताइए कि कभी भी किसी दलित मुस्लिम के घर पे जाके भोजन किया क्या? कभी किसी रंगरेज, हलालखोर के घर पे जाके भोजन करके आए पसमंदा के घर पे? नहीं। ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। और ये बाबा साहब अंबेडकर जी के बार बार कोट कर रहे हैं, तो मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की एक चीज को कोट यहां भी कर देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो 1940 में प्रकाशित हुई थी एक किताब, उसमें 1945 और 46 के संस्करण में जो एक शब्द बोला था कि इस्लाम जो है विभाजनकारी होता है और मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के शब्द है। मैं यह किताब को कोट कर रहा हूं। दूसरी चीज, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पूरा देश गूगल करे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये शब्द बोले थे कि इस्लाम जो है वो विभाजनकारी होता है और मुसलमान केवल अपने धर्म के लिए जो है वो हमेशा डेवोटेड रहता है, वो कभी भी किसी देश की परिधि को नहीं मानता। अच्छा, ये असलियत है। मैं पूछना चाहता हूं फाजिल अहमद से, ये फाजिल अहमद से पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ शिया और सुन्नी कौन होते हैं? शियाओं की मस्जिद और सुन्नियों की मस्जिद अलग अलग होती है कि नहीं होती? जरा बताओ फाजिल अहमद जी, बताओ जरा, तुम शिया हो कि सुन्नी हो? अब पूछा तो जवाब तो ले लीजिए ना। बताओ। बताइए फाजिल अहमद। देखिए, हम लोग दलित के घर पानी पीते। अरे भैया, शिया हो के सुन्नी हो ये बताओ ना। अरे फाजिल अहमद भाई, हाथ जोड़ के विनती है, ये राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री वाली जलेबी मत बनाओ कृपया करके, यहाँ पर सच बोलो। देखते हैं जवाब, वो रेटल स्नेक की तरफ नहीं, अच्छा देखते हैं जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखते हैं। अरे सुनिए, इनको चुप तो कराइए। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं, हम तो खुदे दलित हैं। अरे भैया, तुम सुन्नी हो या शिया हो, पहले तो ये बोल लो ना। यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे दलितों के बारे में, पहले ये बताओ तुम शिया हो कि सुन्नी हो? पहले ये बताओ वहाबी हो या देवबंदी हो, ये बोलो जरा। हिंदू समाज को तुम लोग जातियों में बांटने का प्रोपेगेंडा करते हो, खुद 50 फिरकों में बटे हुए हो, और तुम आपस में मस्जिद तो तुम्हारी एक है नहीं। कोई एक मंदिर ये दिखा दे मुझे जहां पर कि दलितों का आना बंद है, बताएं जरा मुझे। ठीक है, बहुत कट टू कट। फाजिल भाई, द्रौपदी मुर्मू साहब को नहीं जाने दिए। फाजिल भाई सुनिए, फाजिल भाई सुनिए, इस बात का जवाब दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने इस तरफ वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाया, आपने कहा कि दलितों के साथ ऐसा होता है, बाकियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आपके यहाँ क्या वो सारी चीज है जो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है? शिया सुन्नी हो, शिया हो या सुन्नी हो, ये बताओ पहले तो। है कि नहीं, आप बताइए बस इतना। देखिए, शिया सुन्नी या कोई भी फिरका की बात हो, वो एक अलग चीज है। अब आपके उसमें अलग चीज है और बाकी जगह वो परेशानी क्या है? बाकी जगह हिमांशु भाई, ये खुद ये मुस्लिम स्वर्ण है ना, ये अहमद जो होते हैं फाजिल अहमद, वो मुस्लिम स्वर्ण होते हैं। ये दलित मुसलमानों की बात थोड़ी करेंगे, ये पसमंदा की बात थोड़ी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद पसमंदा मुसलमानों का सम्मान इस देश में हुआ, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। अब ये पंडित जी है। अरे छोड़ो तुम, स्वर्ण मुस्लिम दलित मुस्लिम को जरा साथ लेके बैठो, किसी कुरैशी के संग खाना खाओ, किसी मनिहार के संग खाना खाओ, रंगरेज के संग खाना खाओ, हलाल खोल के संग खाना खाओ ना। अच्छा ओके, प्रेम कुमार जी, हमारी पूजा ठीक है, ये नहीं चलने वाला अब। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चाहता हूं आपका विश्लेषण कि ये अब चुनाव के दौरान इस तरह की बातें क्यों सामने आई हैं, और अगर इस तरफ सवाल उठाए जाते हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, तो इधर भी तो वो सवाल उठाए जाने चाहिए ना। एक तरफा ही क्यों अप्रोच होती है किसी भी दल की? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है हिमांशु जी। 23 नवंबर के बाद ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ये 20 नवंबर के बाद, और इससे पहले भी फिर जब दिल्ली चुनाव आएगा फिर से ये गर्म होंगे, ये सारे सवाल पैदा होंगे। बिहार चुनाव आएगा फिर होंगे। इससे पहले जब चुनाव आते तभी ये चिंता रहती है। इसीलिए चिंता नहीं है, बल्कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स है।
आप थोड़े समय देखें तो देश में जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सबका जन्म एक आध साल आगे पीछे होता है, जमायते इस्लामी आरएसएस एक आध साल आगे पीछे होता है, और दोनों की सोच जो है यही के दोनों हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्रीयताएं हैं और एक साथ रह नहीं सकते। तो दोनों की सोच यहाँ मिलती है। अब समाजवादी पार्टी का जन्म हुए कितना समय हुआ कि इसको मुस्लिम लीग से तुलना कर दिया जाए? भाई विचारधारा तो आजादी से पहले से जो चल रही है, कौन किस विचारधारा के साथ था उसके हिसाब से राजनीतिक दल रहे हैं। हिंदुस्तान ने आजाद होने के बाद में उन बातों को खारिज कर दिया कि दो राष्ट्रीयताएं हिंदू मुस्लिम। हमने ये स्वीकार किया कि हम एक साथ रह सकते हैं। प्रेम कुमार जी, मुसलमानों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए ना। हिंदुओं की जाति के वर्ण के ऊपर आप लोग प्रश्न उठाते हैं, मुसलमानों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ये बता दीजिए। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल पूछो तो उसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन सब्र के साथ। हाँ बताइए प्रेम जी। मैं इनका जवाब देता हूं सूर्य प्रकाश महतिल जी। देखिए, बिहार में जातीय सर्वेक्षण जो हुआ सबसे पहले, उसमें विधानसभा में पारित प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी भी उसकी तस्दीक करने वाली है, समर्थन देने वाली है। तो जातीय जनगणना की पैरोकार तो खुद बीजेपी है। आज क्यों पीछे मुख कर रहे हैं, इसका जवाब दे। अरे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं भाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कितने पसमंदा है, कितने हलाल खोर है, कितने घोसी है, कितने पठान है, कितने अहमदिया है, कितने शिया है, कितने सुन्नी है, इनकी भी तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप इस पर स्वीकार कीजिए ना कि होनी चाहिए। बस एक मिनट, सुन लीजिए एक लाइन। सूर्य प्रकाश जी, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर ले आइए ना प्रस्ताव। ओके, ठीक है। राकेश जी डबल इंजन पर बात आ गई, बताइए। नहीं, हमने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए, बिजली पर बात करिए, सड़क पर बात करिए, पानी पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करिए। मुझे लगता है कि इन सब पर बात करेंगे तो हमने करिए ना। हम तो चुनाव में इन्हीं मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहेंगे तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, महाराष्ट्र में और झारखंड में कहेंगे तो महाराष्ट्र और झारखंड में। हम तो मुद्दों के आधार पर कि महाराष्ट्र में की सरकार ने जो काम किया है, महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं, झारखंड में जो सरकार की नाकामियां है हम उनको गिनाते हुए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हम डबल इंजन की सरकार का लेखा जोखा रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी हमेशा पीडीए। ये पीडीए क्या है भाई? ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है। इसमें कभी आपको सुविधा के हिसाब से एमवाई दिखाई दे जाता है और कभी सुविधा के हिसाब से पीडीए दिखाई दे जाता है। ये ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? ए से जेड तक आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं? क्यों नहीं सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं? और हमने तो कहा नहीं है, करके दिखाया अपने काम में। ओके राकेश, नहीं फाजिल जी एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये बात पहुंचनी चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। तो ये सवाल तारिक खान साहब इसीलिए उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप में एमवाई या पीडीए की बात की जाती है, सबकी बात सारे मुसलमान अगर 47 में भारत छोड़ के चले जाते तो बहू बेटियों की इज्जत बच जाती। इसमें सबका विकास है। गिरिराज सिंह, इज्जत हो रही है ना, नहीं, मैं आप देखिए जितने मुसलमान। अब आप सुनिए ना, अब यही तो तारिक भाई आपके साथ में एक चीज है, मैं अगर आपसे कुछ सवाल पूछता हूं तो आप एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल निकाल देते हैं। आप सवाल के जवाब में दूसरा सवाल निकाल देते हैं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब देंगे क्या? जो दलित मुसलमान, मैंने आपसे क्या कहा तारिक भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और दिलवाऊंगा भी, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, फिर सवाल पूछिए। आपके यहां सिर्फ एमवाई और पीडीए की बात क्यों? बहुत दलितों की बात हो रही है ना कि दलित ऐसा दलित वैसा। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2022 में जो सरकार ने कहा कि जो मुसलमान दलित कन्वर्ट हुए हैं उनको आरक्षण नहीं मिल सकता, ये क्यों मुसलमानों की जो पिछड़े मुसलमान है उनकी बात कर रहे हैं, जातियां किनार हैं? जब मैंने देखिए, मेरा सवाल ये था कि आप सबको साथ क्यों नहीं, मेरा ये कहना था कि आप सबकी बात क्यों नहीं करते। नहीं, एक मिनट, बात कर ही रहे, मेरा एक मिनट, नहीं, आप सबके साथ की बात क्यों नहीं करते, मेरे को बस ये बता दीजिए। आप अगड़ों को भी साथ में रखिए ना, उनको भी बराबरी का अधिकार दीजिए, उनको भी बराबरी का अधिकार दीजिए। आप हमारे अगले विधायक सांसद नहीं है क्या? हमारे को आगे नहीं, आपकी बातों में तो सिर्फ अल्पसंख्यक आता है। अच्छा चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक कैसे आता है ये आप साबित करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं।
वो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, फिर आप सवाल करिए। 186 जब विधानसभा के पद निकलते हैं उसमें ये अपने रिश्तेदारों को, मंत्रियों को, सबको भर देते हैं। 186 में से 30-40%, तो उसमें अगले भी तो हैं जिनके साथ इन्होंने भेदभाव किया। हम वो सवाल उठा रहे तो खाली पिछड़ों का सवाल उठा रहे हैं। और जब मैंने दलितों पे सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा देती है कि जो मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू से दलित से मुसलमान बने हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ये जातियों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की जातियों की बात कर रहे हैं। बड़ा दर्द हो गया, जातियों के नाम ले लिया तो हमने। आप तैयार हैं? दीजिए उनको अधिकार। आप जीरो उनको अधिकार देना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं 75 जातियां गिनाकर। बताइए राकेश जी, दर्द हो गया। एक सेकंड, 5 सेकंड, राकेश जी बताइए। एक सवाल और मुसलमानों के भीतर छुआछूत है। एक सवाल पहले और स्वीकार करिए कि मुसलमानों के भीतर आप भी नहीं तो ये मान गए ना, ये तो मान गए, तो करिए ना, ये तो मान गए ना। चलिए है, आरक्षण दिलवाइए। दलित जो कन्वर्ट हुए हैं, ये हुई पॉइंट की बात, जो हिंदू से मुसलमान ये हुई मुद्दे की बात। दिलवाइए। फाजिल अहमद ने तो मान लिया, फाजिल अहमद ने तो तारिक खान को आईना दिखा दिया। फाजिल अहमद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुसलमानों के भीतर भी दलित जातियां हैं, लेकिन तारिक खान नहीं मानना चाहते क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मुसलमानों के भीतर दलित और पिछड़ों की बात हो गई तो कहीं वो विभाजन न हो जाए, कहीं वो विभाजित ना हो जाए। वो तो पूरा वोट बैंक होना चाहिए ना, वो तो पूरा एकजुट होना चाहिए। उसमें कोई सिया सुन्नी नहीं चाहिए, उसमें कोई बरेली में वहाबी नहीं चाहिए, देवबंदी नहीं चाहिए, उसमें तो सब कुछ एकजुट चाहिए, पूरा का पूरा उसकी मिल्कियत चाहिए। के पक्षधर हैं मुसलमान, दलितों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं आप, हाँ या ना? अरे पहले दलित मानिए तो मान लिया, समाजवादी पार्टी पहले माने तो कि मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी अस्पृश्यता है, स्वीकार करिए ना। आरक्षण की बात आई, फाजिल अहमद साहब ने तुरंत कह दिया सारे मुसलमान दलित हैं, सारे मुसलमान दलित हैं। हम तो कह ही रहे कि सारे मुसलमान दलित हैं, दलित से मुसलमान हुए। ओके ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब आरक्षण पे हाँ ना करवा दीजिए भाई। मुसलमान दलितों के आरक्षण पूछिए, राकेश त्रिपाठी जी से पूछिए कि जाति जनगणना करा रहे मुसलमानों को पहले से मिल ही रहा है। लेकिन आप इसको छुपाने के चलिए, अभी तक तो आप लोग यही नहीं मान रहे थे कि मुसलमानों में ऐसा कुछ है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि ठीक है दलित मुसलमान, उनको आरक्षण की बात। सूर्य जी प्लीज, ओके सबके पास प्रेम जी इंतजार कर रहे हैं। तारिक भाई हाथ जोड़ के विनती है, सुन लो मेरी बात भी भैया, हम भी गरीब लोग हैं, सुनो हमारी बात भी। हम ये कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि मुसलमान दलितों को आरक्षण मिले आप मांग करते हैं, तो आज ही जाइए ना अखिलेश भैया के ट्वीट से, बहुत ट्विटर पे टुटियाते हैं, एक बार एक्स से पोस्ट डलवा दें कि भैया भटियार, फकीर, शाह, डपली, नट, हलाल खोर, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बख्तौर, बिस्ती, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम जो दलित हैं और आप जैसे स्वर्ण जो मुसलमान हैं, जो इन दलित मुसलमानों को अपमानित करते हैं, मस्जिदों में घुसने नहीं देते, उनसे छुआछूत करते हैं, वो गलत होगा। सवाल हो गया, जवाब बस करते हैं। सुनिए, पहले तो इस नौटंकी को जबान संभाल के बोला करें, ठीक है? ये देखिए, अब ये बौखला गए। चाहे भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, वो टुटियाते, वो गलत शब्द, वो ऐसा मत करो। ये गुंडागर्दी मत करो, सुनो, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे मत दिखाओ, यहाँ पर समझ में आया? उत्तर प्रदेश में बाबा है, याद रखना, जिस पार्टी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा, गुंडा वाली नौटंकी मत करो यहाँ पर। बाबा है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, गुंडई को वो इलाज करना जानते हैं। दिल्ली आके ना तेरा क्या बता, ये देखिए, ये है असलियत, ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। ये गलत माने की बात कर रहे हैं मेरे। अरे ये आवाज नहीं दबने वाली, ये आवाज नहीं दबने वाली, समझ में आया? नहीं प्लीज, में रहे, ये गुंडागर्दी मत करो, औकात में तुम रहो, गुंडे हो, असलियत में गुंडे हो। समाजवादी पार्टी गुंडों का ग्रुप है। मत बोलिए, ऐसे नहीं मत। ये देखो, मैं गलत बात की बात कर रही है। ये गुंडा, ये देखो, ये आगरा में पागल खाने की अच्छी व्यवस्था है, वहां भिजवा दूंगा। अरे प्लीज, अरे बाबा के यहाँ पे वक्त बर्बाद मत प्लीज, ऐसे गधे दवा। अरे प्लीज मत, कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज डाउन। ये असलियत है, अरे ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। ये गुंडों का ग्रुप यहाँ बैठकर गुंडागर्दी कर रहा है। एक मिनट, दोनों की ऑडियो डाउन करिए प्लीज, दोनों की ऑडियो डाउन करिए। आप लोग लगातार डिबेट में आ रहे हैं, आप लोग एक अहमियत रखते हैं और विशेष स्थान भी रखते हैं, और सभी लोग आपको देखते हैं, बहुत से सारे लोग आपको फॉलो करते हैं,
और आप यकीन मानिए कि कई बार जब फीडबैक आता है या फिर जब सोशल मीडिया पर जब डिबेट के चंक्स डलते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि जो ऑडियंस है, जनता है, उनका वक्त भी बहुत कीमती है, प्लीज बर्बाद मत किया कीजिए। और ये थोड़ा बहुत संयम रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। दोनों तरफ से कह रहा हूं मैं। प्रेम कुमार जी, अब ये जो मुद्दा है, क्या ये मुस्लिम लीग तक पहुंचना जरूरी था? देखिए, विभाजन का आप सवाल करिए, आप प्रहार करिए, लेकिन क्या मुस्लिम लीग तक पहुंचना बहुत जरूरी था? देखिए, इसको इसी रूप में सोचना होगा जो आपने पहले भी कहा था कि चुनाव के समय में ही इस मुद्दे को इस तरह से क्यों पेश किया जाता है। जाहिर बात है कि बीजेपी को बहुत आसान लगता है कि लोग हिंदू बनकर वोट कर दें तो हमें बिना काम गिनाने नहीं पड़ेंगे, तो ये आराम से वोट मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी या दूसरों को भी लगता है कि बाकी सिर्फ मुस्लिम हमें वोट कर दे। ये मतलब दोनों तरफ से है ना। आप भी तो 20% वोट से थोड़े कोई सत्ता में आएगा, लेकिन करते वो हैं को ज्यादा मुफीद लगता है कि 80% यूनाइट हो जाए तो हम आसानी से जीत जाएंगे। वो बार बार इसी ट्रैक पर आती है। आप बताइए, यूपी में बाई इलेक्शंस है, आप अपने काम काज जो भी सुशासन है, कानून व्यवस्था है, जो घटनाएं हैं, रोजगार है, प्रदर्शन है, छात्र है, उन सब पर आप जब काम गिनाइए और वोट लीजिए। तो आप मुस्लिम लीग की बात आप बाई इलेक्शंस में कर रहे हैं। ये जो चीजें, इसको चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि चुनाव के समय में धार्मिक नाम पर कोई भी पक्ष हो, बीजेपी ही नहीं, कोई भी पक्ष हो, कम से कम उनको डिविसिव जो बातें हैं समझ में आनी चाहिए। ये बात एक जरूरत। और एक टिप्पणी करना चाहता हूं, अभी जो दृश्य उपस्थित हुआ हमारे इस पर प्लेटफॉर्म पर, उसमें देखिए भाई, बीजेपी के तो नहीं है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, और उनको तो सहूलियत से फ्रिंज एलिमेंट्स भी बोल देंगे गाली गलौज करने वालों के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी का चेहरा क्या तारिक खान है, जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया? ये जो बात समझनी पड़ेगी। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पार्टी एक गाली गलौज वाली भाषा नहीं बोलती। या सूर्य प्रकाश मैथिल जी बोल रहे हैं, यही असलियत है इन लोगों की। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिस पार्टी जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। ये मैं नहीं कहता था, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, भारत रत्न, किसान नेता, किसान पुत्र, वो ये कहते थे। फाजिल जी देखिए, तब तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था चौधरी चरण सिंह के समय, इसीलिए इनको कहते हैं दवाई। इनके पास अलग ज्ञान है मदरसे का, इनके पास अलग ज्ञान है मदरसे का। समाजवादी पार्टी का जन्म कब हुआ? सुनिए, समाजवादी पार्टी का जन्म कब हुआ? 1991 में। और चौधरी चरण सिंह कब थे? इनको जरा बताइए। दूसरी बात, 1924 में 2024 में फर्क है 100 साल का। पढ़ लो पहले, जरा पहले पढ़ लो। मुद्दे पर कब नहीं कहा था, मैं कहूंगा 2024 चल रहा है। एक बार गूगल करेंगे कि क्या चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, गाड़ी पर लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। ये गुंडों का जो ग्रुप है ना समाजवादी पार्टी, ये जो बांटने और काटने की राजनीति नहीं, मुद्दे पर मुद्दे पर बात, हम फाजिल भाई मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश भेजिए, आप बोलने दीजिए पहले। सुनिए, रामभद्राचार्य जी ने कल अपने कानपुर में कहा कि हमारा समीक्षा अधिकारी की भर्ती कर दो। ये है देश का संविधान, इसीलिए लोग संविधान बदलना चाहते हैं। अरे आप शिया हो या सुन्नी हो, ये बताओ, आप ये बताओ, आप स्वर्ण जो मुस्लिम हो, अब आपने संविधान की बात की, आपने संविधान की बात की। फाजिल भाई, आप इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे को एक बात बताइए। फाजिल भाई इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे को एक बात बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद जो महाराष्ट्र में है, सज्जाद नोमानी जो मौलाना है, अगर वो ये बोलते हैं कि बीजेपी समर्थक मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तो क्या वो संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? नहीं, रामभद्राचार्य जी बोले कि बीजेपी मैं आपसे पूछता हूं आपका, आप बताते हैं किसी और का। जी बोले कि बीजेपी को, सज्जाद नोमानी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान रहे हैं। मोहम्मद जो सिराज है वहां पर, मौलाना सिराज, वो मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान रहे। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मुसलमानों को अधिकार है अपनी पसंद के नेता को चुनने का? सारी नौकरियां मठ मंदिरों से चलेंगी। सुनिए, अब मठ मंदिर भर्ती करेंगे। आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप अपना जवाब दीजिए ना। अरे
आप बताइए, सज्जाद नोमानी जो ये कहते हैं, क्या ये संविधान के विपरीत नहीं है? किसी को भी अपनी चॉइस बताने का अधिकार है। अरे चॉइस बताने का अधिकार है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं सुनिए, अगर मैं ये कहता हूं फाजिल अहमद ने अगर कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो फाजिल अहमद मुसलमान हो ही नहीं सकते, इनका हुक्का पानी बंद कर दो। अब ये क्या गलत, ये सही है कि गलत? ये हमको बुरा लगना चाहिए ना, कि आपको बुरा लगना चाहिए? अरे तो सही, तो मैं आप ही की मुसलमानों की बात मुसलमानों से करूंगा ना। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो मुसलमान स्वतंत्र थाना में जाने के लिए, लेकिन राम भद्राचार्य मतलब अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, सज्जाद नोमानी मौलाना कुछ गलत बोलेंगे, वो संविधान के विपरीत नहीं है। आप यहाँ पर एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो मुंह सुल गया। राम भद्राचार्य अपने चेले के लिए नौकरी मांग रहे हैं, बस वो सही है। बस अब यही तो बात है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बार बार, हमारे चेले, और ये बात समझनी चाहिए, अगर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप समझिए कि आप कहां की बात करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे और वो बात बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी राकेश त्रिपाठी जी बताइए, सज्जाद नोमानी की बात कर रहा हूं तो यहां पर राम भद्राचार्य जी क्यों आ रहे? नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। फाजिल अहमद साहब अभी इसी डिबेट में कह रहे थे कि दलित मुसलमानों को आरक्षण दे देना चाहिए, तो अपराध कर दिया क्या? आपने डिमांड की है तो डिमांड कर देना तो अपराध नहीं होता ना। अभी अभी आपने मांगा कि दलित मुसलमानों को आरक्षण दे देना चाहिए, राम भद्राचार्य जी ने किसी के लिए नौकरी मांगी, डिमांड की है ना, डिमांड कर देना अपराध नहीं है। क्या इसके आधार पर नौकरी दे दी गई है? इसका आकलन करके बताइए कि क्या राम भद्राचार्य जी के कहने पर नौकरी दे दी गई? इसका उत्तर है ना। तो आप इस बात को स्वीकार करिए ना। आप राम भद्राचार्य जी पर हमला करना केवल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सनातन के ध्वजवाहक है, उनके हाथ में धर्म ध्वजा है, वो नेत्रहीन होने के बाद भी मानस के मर्मज्ञ है, वो इतने वेद और पुराणों के ज्ञाता है। इस नाते आप कुंठित होते हैं, राम भद्राचार्य जी की इस विलक्षण प्रतिभा को देख करके आप परेशान होते हैं। आपका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन आप जलिए मत, बराबरी करिए। आप ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइएगा, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। राकेश त्रिपाठी जी, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन अब चूंकि वक्त कम बचा है, सभी मेहमानों के पास मेरे को जाना है, तो राकेश जी एक बात बताइए, जब आप विकास की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि इतने सालों में आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है, तो फिर उन मुद्दों की बात क्यों नहीं होती है चुनावों में? क्यों इस मुस्लिम लीग पर आ जाते हैं, ये बता दीजिए। हम बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं और गिना रहे हैं। नहीं, लेकिन बयानों में वो नजर नहीं आता ना आपके नेताओं के। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान नहीं होता था, हमने तो गिनाया है, हर सभा में गिनाते हैं, मुख्यमंत्री जी गिनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के पूरे शासनकाल में 5 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए भी इन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया था, और 2 लाख करोड़ से ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो गन्ना के किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हम बता रहे हैं कि 70 लाख उत्तर प्रदेश में पक्के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसके आधार पर लोग वोट करें। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसान सम्मान निधि किसानों के खाते तक पहुंचाने का काम किया है, और उसमें से 1 पैसा भी कोई बिचौलिया नहीं ले पाया है। हम इन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर, ठीक है तारिक भाई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। तारिक भाई अगर गुस्सा शांत हो गया हो, काम किया है। मैं आपसे सुनिए ना तारिक भाई, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो तारिक भाई एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी चुनाव हो तो ऐसे मुद्दों से परे हटकर जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात हो? और शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी, किसी को तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहे तो आप आ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, हम नौकरी पे बात करना चाहते हैं। जब इलाहाबाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी बात नहीं करते आप। जब झांसी में छोटे छोटे बच्चे झुलस रहे थे, उनकी जो शव है वो इतने बड़े हो गए थे, कोई भी इंसान का दिल पसीज जाएगा। सुबह 9 बजे से प्रचार कर रहे थे, सही बात, बाबा जी प्रचार कर रहे थे 9 बजे से 6 बजे तक। आखिरी रोड शो किया कानपुर में और पुराना नारा दिया, बटोगे कटोगे, बांटते रहो काटते रहो। महाराष्ट्र में भी सरकार बना लो, लेकिन इंसानियत जगाओ अपने अंदर जो मर चुकी है। तो ये मैं देखिए यही चाह रहा था कि ऐसे मुद्दों की बात करें तो अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में दंगा करवा करके कटवा आप रहे थे, बस यही बात है। अब देखिए प्रहार जोरदार होंगे, लेकिन मुद्दों पर प्रहार हो, मुद्दों पर वार पलटवार हो तो वो जनता को भी अच्छा लगता है। लेकिन मुद्दों से परे हटके जब गलत भाषा गलत लाइन पर आते हैं तो वहां जनता कहती है कि मजा नहीं आया।